गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे हम लोग ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पहला लेक्चर हमने पढ़ा था और वहाँ पे हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ओके, एंड व्हेन रिप्रोडक्शन अकर्स। हमने पिछले लेक्चर में 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ओके, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ओके, इसके बारे में हम लोग ने पिछले टर्म पे पढ़ा था, ठीक है। सेकंड टॉपिक में हमने पढ़ा था कि व्हेन रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म, व्हेन रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कब होता है इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। तीसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था व्हाई रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, व्हाई रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। वैसे हमने डिस्कस किया था, आप चाहो तो उस लेक्चर को देखकर और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो दोबारा। नहीं तो अगर सब कुछ समझ में आपको आ गया दैट इज वेरी गुड। लेकिन एक बार आपको फिर दोबारा हम रिवाइज कराते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। तो हमने बताया था कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ दिस अर्थ दैट इज मे बी यूनिसेलुलर, दैट इज मे बी मल्टीसेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म have capability to produce the offspring of its own type, and this property of the organism that is called as reproduction। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन नाम से जानते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कि when reproduction takes place, तो इसका आंसर आपने देखा था कि reproduction occurs according to the type of individual, some type of individual that perform reproduction in a very specialized month in a whole year, that type of organism is called as oostocycle bearing organism or breeding क्या करते हैं, और that is maybe you can also say that कि they can perform the reproduction in a special breeding time in whole year, and another type of organism that can perform the reproduction in whole year, that type of organism is called as menstrual cycle bearing organism। और इन सब के अलावा दूसरा हमने थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था व्हाई रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, रिप्रोडक्शन क्यों होता है। क्या बिना रिप्रोडक्शन कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है? तो आप कहते हो बिल्कुल सर्वाइव कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन होता ही क्यों है? तो इसका आंसर हमने आपको बताया था ये कि रिप्रोडक्शन इज ए बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रिप्रोडक्शन फॉर मेंटेनिंग द survivability of its own on this earth, or you can also say that for the existence of the species on this earth. So the every organism perform the reproduction. So these 3 topics we covered in the previous lecture. Now in second lecture of the reproduction organism we further discuss about the reproduction, that is the type of reproduction, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था थोड़ा बहुत आपको पिछले टर्म पे कि reproduction is basically of 2 types ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सेकेंड इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। देयर आर 2 types of reproduction, asexual reproduction and second is called as sexual reproduction। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि every living organism have the capability of reproduction। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपके मल्टीसेलुलर हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो, they perform the reproduction, but their type of reproduction is different, depend on their complexity। The lower organism, the unicellular protistans or bacteria mostly perform the asexual type of reproduction, whereas the higher complex organism that perform the commonly sexual reproduction. So this type of reproduction basically depends on the
टाइप ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी है इसके बेसिस पे भी आपका रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिफाइन हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन बहुत कम है, 1 से 2 दिन है या कुछ घंटे तक की है, तो उस कंडीशन में वो अपने उस दिए गए टाइम में अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करके या अपने ऑफस्प्रिंग को बढ़ाना चाहता है अपनी स्पीसीज के कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। सो उतने कम समय में और आपका अपने नंबर को बढ़ाने के लिए तो क्या परफॉर्म करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है तो दे कॉमनली परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म डिस्क्राइब करने की कोशिश किया था और समझाया था हमने आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच इज यूनिपेरेंटल, व्हिच इज या इट इज यूनिपेरेंटल। ये आपका यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल कहने की मतलब कि द सिंगल इंडिविजुअल एलोनली, ओके, एक सिंगल इंडिविजुअल अपने आप बिना किसी अपने पार्टनर को यूज करते हुए वो इस रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिपेरेंटल। ये आपकी यूनिपेरेंटल मतलब होता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन जो है यूनिपेरेंटल है, यानी सिंगल पेरेंट ही इसको सफिशिएंट होता है इस टाइप के रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए आप ये कह सकते हो कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो वेरिएशन टेक्स प्लेस इन द ऑफस्प्रिंग, नो वेरिएशन टेक्स प्लेस इन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में कोई वेरिएशन हमको नहीं मिलता है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू देयर पेरेंट, एज कंपेयर टू देयर पेरेंट। अपने पेरेंट के कंपैरिजन में उस ऑफस्प्रिंग में कोई भी चेंज, कोई भी वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलता है। सो यू कैन आल्सो से दैट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो वेरिएशन टेक्स प्लेस इन द ऑफस्प्रिंग। ये आपका साइंटिफिक टर्म हो जाएगा, नो वेरिएशन टेक्स प्लेस इन ऑफस्प्रिंग, नो वेरिएशन टेक्स प्लेस इन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में कोई वेरिएशन नहीं होता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि बिकॉज एज अर्लियर आई सेड दैट कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ यूनिपेरेंटल, ये यूनिपेरेंटल है, सो इन द ऑफस्प्रिंग देयर इज नो वेरिएशन टेक्स प्लेस। इफ अगर आपका ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आ गया, ओके, अगर ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आया तो उस वेरिएशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स होता है, दैट इज म्यूटेशन। यानी अगर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटेशन हो रहा है या वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज ओनली अगर बाय द म्यूटेशन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन the source of variation, the source of variation is only of mutation, mutation होता है। और म्यूटेशन आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो सिंपल एक स्ट्रेट सिंगल लाइन कर सकते हैं, म्यूटेशन इज सडन इनहेरिटेबल चेंज, जो एकाएक कभी भी किसी भी प्लेस पर आपको परफॉर्म किया जा सकता है, that is called as mutation। तो in the case of asexual reproduction normally there is no variation takes place, but if variation takes place then the source of variation is only mutation। ये सिर्फ और सिर्फ mutation होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन टेक्स प्लेस नहीं होता है, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं होता है, इस केस में आप बोल सकते हो कि थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन से जनरेशन तक देयर इज मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर, मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर। प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर मेंटेन किया जाता है। प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर मतलब ध्यान समझिएगा आप लोग, सपोज दैट दिस इज द जनरेशन फर्स्ट, दिस इज जनरेशन सेकेंड, दिस इज जनरेशन थर्ड, और हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि यहाँ जो कैरेक्टर यहाँ पे है वही कैरेक्टर यहाँ पर भी जाएगा
और वही कैरेक्टर आपका यहां भी जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो क्योंकि कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, द कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन जनरेशन फर्स्ट एज इट इज ट्रांसफर इन जनरेशन सेकंड एंड सेम ट्रांसफर इनटू जनरेशन थर्ड। क्योंकि यहां पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये करते हो यहां पे द मेंटेनिंग ऑफ द प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ कैरेक्टर्स का प्योर लाइन मेंटेन होता है, मतलब कि कैरेक्टर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। देयर इज नो चेंज इन द कैरेक्टर, नो चेंज इन कैरेक्टर थ्रू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो दिस इज द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब क्योंकि अगर आपका जनरेशन फर्स्ट में जो कैरेक्टर्स हैं, ओके, सेम कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन सेकेंड में, एंड एज इट इज ये ट्रांसफर हुआ कहां, जनरेशन थर्ड में, तो कैरेक्टर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि जो कैरेक्टर यहाँ है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ होगा उसी तरीके का ऑर्गेनिज्म ये भी होगा, और सेम इसी तरीके का ऑर्गेनिज्म ये भी होगा। इसलिए आप ये कह सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ए टाइप ऑफ, अगर जो भी ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म करते हैं दे आर इमॉर्टल। ठीक है, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म by that individual, performed by any individual, अगर कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करता है then that individual is immortal, ये इमॉर्टल होता है। तो why it is immortal, ये इमॉर्टल क्यों होता है, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो कैरेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होगा वैसा ही ऑर्गेनिज्म ये भी होगा, वैसा ही ऑर्गेनिज्म ये भी होगा। तो क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कोई डिफरेंस, कोई आपस कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इस केस में आपका इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स कभी नहीं मरते हैं। The characters of individual never die। Also आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आपको मेंशन किया गया चैप्टर नंबर फर्स्ट के कि why the individual which perform asexual reproduction are said to be immortal। आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे सकते हो, एक्सरसाइज दिया हुआ है आपके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं वो आपके इमॉर्टल क्यों कहे जाते हैं, तो इसका आंसर आप क्या देते हो, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, सो दैट कैरेक्टर इज एग्जिस्ट फॉर सेवरल लॉन्ग टाइम। वो जो कैरेक्टर वो बहुत लंबे समय के लिए एग्जिस्ट करता है। सो अगर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑर्गेनिज्म भी तरीके से एग्जिस्ट करता ही है। सो यू कैन से दैट द ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होता है। तो ये तो हो गया पहला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ अब हम देखते हैं इसका सेकेंड कैरेक्टर, जो कि आपको थोड़ा सा कॉमन है, आप लोग इसको कहीं कहीं पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको देखो हम समझा रहे हैं आपको। सेकेंड कैरेक्टर, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ऐसे टाइप के इंडिविजुअल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है जो कि आपके क्या होते हैं, जो आपके जिनकी लाइफ स्पैन कम होती है या बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन है, मतलब कि कुछ ही दिन का है, कुछ घंटे का है, कुछ मंथ का है। तो ऐसे केस में वो अपने उस छोटे से छोटे लाइफ स्पैन में भी अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या चाहते हैं कि वो अपने इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर दें, अपने ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर दें। तो इतने कम समय में इंडिविजुअल्स को फॉर्म करना या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करना, ये कैपेबिलिटी जो होती है सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनवॉल्व स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, या कोई रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका पेरेंट के बॉडी से एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस सेकेंड पॉइंट में कि इट इज ए वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही तेजी से होता है। इट इज ए वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत तेजी से होता है। ठीक है, और यू कैन इसको आप दूसरे वर्ड में कैसे बोल सकते हो, इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम। ओके,
इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम या शॉर्ट टाइम, ये बहुत ही कम समय में होता है, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ही कम समय में होता है तो इसलिए बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन commonly occurs in favorable condition। ये किस कंडीशन में होता है? फेवरेबल कंडीशन में कॉमनली होता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ यूनिपेरेंटल है, दूसरा पॉइंट है आपका क्या कहते हैं जनरेशन कैरेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आता है, या मेंटेनिंग ऑफ प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर, या इसका बोलते हो होमोजाइगस कंडीशन को मेंटेन करना। तीसरा आपका है क्या, इट इज ए वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, या वेरी क्या कहते हैं बहुत प्रोसेसिंग इसकी फास्ट होती है। फोर्थ, इन स्मॉल टाइम मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म, ठीक है, बहुत ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक दिए गए वेरी स्मॉल टाइम में वो आपका बहुत ज्यादा मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है, और ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स ऑफ each other and to their parent, ठीक है। और जितने भी ऑफस्प्रिंग बने हैं सारे ऑफस्प्रिंग अपने एक दूसरे के और अपने पेरेंट से क्या होते हैं, वो क्लोन्स होते हैं। मतलब कैरेक्टर्स आर एग्जैक्ट विथ द पेरेंट टू ईच अदर, मतलब और जो कैरेक्टर्स किसमें होंगे, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए दैट इज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोबारा फिर से हम एक बार पूरा कंसाइज व्यू पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको अगर डिफाइन करना चाहो आप लोग तो इसको कह सकते हो, अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच नो meiosis and no syngamy takes place, no syngamy takes place, ठीक है। ना ही मियोसिस होती है और ना ही सिंगैमी होती है, ठीक है। मियोसिस नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स लाइक गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन की कोई बात ही नहीं आती है। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस, इसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। एंड दिस एपोमिक्सिस टर्म इज गिवन बाय विंकलर, ठीक है, दिस टर्म इज गिवन बाय विंकलर, ठीक है, WINKLER, विंकलर, ये विंकलर टर्म दिया था। तो asexual reproduction is that type of reproduction in which no meiosis, no syngamy takes place. The offsprings are formed direct from the parental body. The offsprings which are formed with by the parent are exact similar to their parent, ठीक है। So there is no variation takes place, or if variation takes place, the source of variation is only mutation, and the offsprings which are formed they are exact, as I told you earlier, that offsprings are exact similar to each other, and through generation to generation their characters are always transfers which are same, there is no change in the characters. So you can also say that the maintaining of the pure line of characters, or there is no change in the characters from generation to generation. And this the second, उसके बाद थर्ड आपका जो कैरेक्टर आपका है कि इसमें क्या होगा, आपका वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। दिए गए स्मॉल टाइम में, दिए गए कम से कम टाइम में आपका मैक्सिमम आपका रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है, और इस रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में दिए गए टाइम में वो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो इस दोनों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करें
तो क्योंकि ये बहुत स्मॉल टाइम में होता है और वो दिए गए वेरी स्मॉल टाइम में वो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही हो सकता है, ठीक है, अगर कॉमनली इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, अगर हम लोग देखो बेटा, सब लोग आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, अपनी नोट्स पर बनाते रहिएगा और आपको हम असाइनमेंट देते रहेंगे इसी के साथ साथ। और अगर फर्दर असाइनमेंट जरूरत पड़ती है तो आप लोग अपने क्या कहते हैं मोमेंटम सर से, ओझा सर से आप कांटेक्ट करके आप उस स्टडी मटेरियल लेकर उसके जो दिए गए असाइनमेंट्स हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और उस क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपसे डायरेक्ट लाइव क्लास में जब इंटरेक्ट हम लोग दूसरे से होंगे आप वहां भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें, अगर हम लोग अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट कॉल्ड एज अगैमो spermy, second is called as vegetative propagation, agamospermy and vegetative propagation। तो एक बात ध्यान से आप लोग अगर दिए होंगे कि हमने जो लिखा है अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ध्यान से समझिएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नॉट ए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब ये जो आपका एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये आपका इस टाइप में ऑर्गेनिज्म की जो वेजिटेटिव बॉडी होती है, वेजिटेटिव बॉडी मतलब देखो किसी भी पेरेंट की, ठीक है, किसी भी पेरेंट की दो बॉडी होती है, दो पार्ट होते हैं पेरेंट की बॉडी में। एक होता है सोमैटिक ऑर्गन्स, एक होता है सोमैटिक ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग वेजिटेटिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन, ठीक है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी। पहला है आपका क्या, वेजिटेटिव ऑर्गन या सोमैटिक ऑर्गन। सेकंड इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वेजिटेटिव ऑर्गन या सोमैटिक ऑर्गन मतलब क्या, ऐसा ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ हेल्प कर सकता है, ओके। यानी दिस टाइप ऑफ ऑर्गन, ये जो ऑर्गन है ओनली हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है, ठीक है, डज नॉट पार्टिसिपेट, क्या करते हैं आपका सिर्फ हेल्प कर सकता है, बाकी इसके अलावा कोई भी रोल इसका नहीं होता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, दैट ऑर्गन विच परफॉर्म रिप्रोडक्शन, विच परफॉर्म रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। दो टाइप का ऑर्गन, एक ऑर्गन जिनका रिप्रोडक्शन कोई भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की हेल्प कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या वेजिटेटिव ऑर्गन्स, सॉरी सोमैटिक ऑर्गन्स या वेजिटेटिव ऑर्गन। और सेकंड टाइप के ऑर्गन ऐसे जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर आप लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करोगे, इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका मतलब क्या होगा कि इन दिस ओनली वेजिटेटिव ऑर्गन पार्टिसिपेट, ओनली वेजिटेटिव ऑर्गन पार्टिसिपेट्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव ऑर्गन ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोई मतलब नहीं होता है। दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नॉट रिप्रोडक्शन। और सेकंड है एगेमोस्पर्मी, इन दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन परफॉर्म या इन दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट्स, इन दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट्स, ठीक है।
इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं यहाँ पे, पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, अब कैसे करते हैं, प्रॉब्लम कहां आती है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोला हमने, ठीक है, ये सब हमने अभी आगे देखना है। तो अभी हम लोग बस यहाँ समझेंगे कि एगेमोस्पर्मी फर्स्ट टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एगेमोस्पर्मी इन व्हिच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट्स बट इन स्लाइटली डिफरेंट मैनर, कुछ थोड़ा डिफरेंट इसमें होता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड आपका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन का कोई भी रोल इसमें नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई रोल नहीं है, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन नॉट ए रिप्रोडक्शन। अब पहला हम लोग पढ़ते हैं इसमें एगेमोस्पर्मी, फर्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज एगेमोस्पर्मी। देखिए एगेमोस्पर्मी को डिफाइन करना चाहे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और आपके नीट में से क्वेश्चन आपका आते हैं, पूछा जाता है। अगर आपसे एगेमोस्पर्मी के बारे में पूछा गया, ठीक है, एगेमोस्पर्मी कैसे डिफाइन हो गया, कहते हो कि एगेमोस्पर्मी इज द प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा भाई, इज द प्रोसेस in which embryo is diploid, embryo is diploid, embryo तो diploid होगा, embryo is diploid, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, ध्यान समझिए सब लोग, embryo is diploid, embryo बनेगा, diploid होगा, बट बिना meiosis, बिना सिंगेमी के, without meiosis and सिंगेमी, बिना मियोसिस के, बिना सिंगेमी के एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। क्योंकि एम्ब्रियो बनेगा तो सीड तो बनेगा ही बनेगा, यानी इसका मतलब क्या है कि इन एगेमोस्पर्मी सीड आर आल्सो फॉर्म, या आप कह सकते हो द प्रोपेगेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट, द प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू द सीड, द प्रोपेगेशन occur through the seed, ठीक है, प्रोपेगेशन किसके थ्रू होगा, सीड के थ्रू होगा, यानी सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो भी बनेगा, एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉयड, लेकिन ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो बिना मियोसिस के, बिना सिंगेमी के होगा। अब कैसे होगा भाई, अगर एम्ब्रियो डिप्लॉयड हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है और आपका ये भी कह रहे हो कि एम्ब्रियो डिप्लॉयड है और आप ये भी कह रहे हो कि ये बिना मियोसिस के, बिना सिंगेमी के होगा, तो कैसे, हाउ दैट पॉसिबल, कोई मिरेकल, कोई जादू तो हुआ नहीं, यानी कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगी जिसमें कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ एब्नॉर्मलिटीज आ जाएंगी और इसके कारण एम्ब्रियो डिप्लॉयड हो जाएगा, लेकिन उसमें मियोसिस सिंगेमी नहीं होगा। तो अगर इसके टाइप की बात करें, हम लोग एगेमोस्पर्मी की टाइप की बात करें, अच्छा एक चीज और, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन एगेमोस्पर्मी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एगेमोस्पर्मी आपका सिमिलरिटी क्या होती है, तो सिमिलरिटी क्या बोल गया कि इन एगेमोस्पर्मी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ टाइप ऑफ प्रोसेस, बोथ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन दोनों में एम्ब्रियो डिप्लॉयड होगा, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एगेमोस्पर्मी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब आप ये बोलोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और सिंगेमी होती है, इसलिए एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है, लेकिन एगेमोस्पर्मी में बिना मियोसिस के, बिना सिंगेमी के एम्ब्रियो कैसा बन जाता है, हमारा डिप्लॉयड बन जाता है। तो अगर हम लोग एगेमोस्पर्मी के टाइप्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमको ये समझना है कि एम्ब्रियो डिप्लॉयड कैसे हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइप देखेंगे, उसके बाद समझ लेंगे हम लोग। इसके 3 टाइप होते हैं, पहला है, फर्स्ट इज डिप्लोस्पोरी, ठीक है, दूसरा है एपोस्पोरी और तीसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोन, ठीक है, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोन। इन तीनों समझने के लिए एक थोड़ा सा हम साइड में आपको कुछ और चीज बता रहे हैं, इसको आप थोड़ा पहले समझ लीजिएगा तो आपको फिर बाकी चीज अच्छे समझ में आ जाएगा।
देखिए पहला, अगर आपसे पूछे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट के आपसे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज कार्पेल या पिस्टिल, और अगर ये दोनों एग्रीगेट कर जाएंगे तो उसको गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर कार्पेल या पिस्टिल के आप लोग स्ट्रक्चर की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे से हमने एक चीज और हमने सब शुरुआत में आपको बताया कि एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिफरेंस क्या है, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स, जबकि एगेमोस्पर्मी केस में क्या होता है आपका, एगेमोस्पर्मी केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है वो देखिए अभी। तो कार्पेल या पिस्टिल, अब अगर कार्पेल का फिगर बनाते हैं आप लोग, तो ये रहा आपका एक कार्पेल, ठीक है, इसके 3 पार्ट हो गए, ये हो गया स्टिग्मा, एज यू नो, ये सब तो बहुत लोअर चीजें हैं, स्टिग्मा, सेकंड वन इज लॉन्ग स्टाइल, एंड थर्ड वन इज राउंडेड ओवरी, ठीक है, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। अगर हम लोग इस ओवरी को थोड़ा सा डिटेल पढ़ें, ठीक है, अगर इस ओवरी को थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं तो यहां देखते हैं कि इन ओवरी, मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूल। ये रहा हमारा ओव्यूल हो गया, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, दिस वन इज कॉल्ड एज ओव्यूल, क्या हो गया, ओव्यूल, ठीक है। अब इस ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको आप जानते होंगे, एक यहां पर पाया जाता है, दिस वन, ध्यान से समझिएगा इसको, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सैक, यानी आपका प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल के ओवरी के ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बोलते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, दिस एम्ब्रियो सैक ये कहां से डेवलप करता है, दिस डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर, ठीक है, ये कहां से डेवलप करता है आपका, मेगास्पोर से डेवलप करता है, ठीक है, और दिस मेगास्पोर develops from megaspore मदर सेल, ठीक है, ये कहां से डेवलप करता है आपका, ये मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप करता है। तो अगर बेटा देखें हम लोग कि मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, ये आपकी होती है डिप्लॉयड, ये होती है डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से नॉर्मल किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग एगेमोस्पर्मी नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना, एगेमोस्पर्मी में भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग कांसेप्ट देख रहे हैं, क्योंकि बिना इसको जाने आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल केस देखें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पर जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है। सबसे पहले किसी भी आपके प्लांट के गायनोसियम में जब डेवलप होता है आपका, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब डेवलप करती है, तो ड्यूरिंग इनिशियल डेवलपमेंट वो आपका एक स्पेशल टाइप की सेल बनाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, यहाँ पे होता है मियोसिस, क्या होगा बेटा, इसमें होगा आपका मियोसिस होगा। तो जब मियोसिस होता है तो यहाँ क्या बनता है आपका, यहाँ बनता है मेगास्पोर, जो कैसा होता है, जो कि आपका हैप्लॉइड होता है, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब ये अगर हैप्लॉइड मेगास्पोर है तो ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड एग सेल, हैप्लॉइड एग सेल, ध्यान समझना सब लोग, ठीक है। 3 चीजें, ठीक है। सबसे पहले जो ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करते हैं, नॉर्मल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्लांट जब आपका डेवलपमेंट करता रहता है उस कंडीशन में, सबसे पहले ड्यूरिंग इनिशियल डेवलपमेंट, जब इनिशियल डेवलपमेंट होता रहता है
उस दौरान एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल बनती है जिसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसे होती है बेटा? ये डिप्लॉयड होती है। इस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर मियोसिस होता है, और जब ये मियोसिस होगा तो क्या बनाएगा? ये आपका हैप्लॉयड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो हैप्लॉयड मेगास्पोर है ये आपका डेवलप करके हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाएगा, और इस हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा? हैप्लॉयड एग सेल होगा, और ये जो हैप्लॉयड एग सेल होगा ये फर्दर आपका मेल गैमेट से फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। लेकिन अगर आपका एगैमोस्पर्मी होगा, एगैमोस्पर्मी में क्या होगा? उस केस में अगर पहला पड़ेगा मतलब डिप्लोस्पोरी अगर होगा, क्या होगा? अगर डिप्लोस्पोरी होगा तो डिप्लोस्पोरी केस में यहां पे क्या होगा? यहां पे जो मेगास्पोर मदर सेल है, यहां पे ये क्या मेगास्पोर मदर सेल होगी? ये आपका ये जो मेगास्पोर मदर सेल होगी, ये मेगास्पोर मदर सेल बिना, ठीक है। तो अब बेटा ठीक है, लगता है टाइम हो गया हम लोग का, तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके आगे, और ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों कैसे होंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।